तो सबसे पहली बात तो बेसिक बेसिक चीजें, क्या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट 100% फुल प्रूफ होते हैं? ऐसा नहीं होता है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट 100% फुल प्रूफ होते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या कहते हैं, स्कैम ही ना होते, लेकिन तो भी होते हैं। तो क्या सारे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट खराब होते हैं? नहीं, ये भी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह से कोड किया गया है। अब अगर हम मान लेते हैं, चलिए आज एक डेटा आप लोग को दिखा रहा हूं मैं यहाँ पास, जो अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो ये आप देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें गिटहब पे रिपोजिटरी ऐड किया जाता है, मतलब प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ। इसमें ऐसे ऐसे भी कोड होंगे जो कोड आपको ब्लॉकचेन पे नहीं दिखेंगे, यहाँ पास आपको वो कोड नहीं दिखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पास ये कॉपी किया पॉलीगॉन पे, आपने जाके यहाँ पास क्या कहते हैं पेस्ट किया, तो जो डिप्लॉयड कोड है वो आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि हम डिप्लॉयड कोड पे चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, इसको मैं ओपन करता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। बर्निंग मैकेनिज्म पे कई बार लोग पूछते हैं, चलिए मैं बर्न वाला कोड दिखा देता हूँ आप लोग को। एक सेकेंड जी, ये देखिए, आप ये कोड देखिए, ये कोड आपका मिंट वाला कोड है यहाँ पे, और इसके बाद ये वाला कोड बर्न मैकेनिज्म वाला कोड है। फंक्शन अंडरस्कोर बर्न, ये एड्रेस कहाँ से बर्न होगा, ये उसकी डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप है कि क्या टाइप है, और कहाँ पास जाएगा, मतलब कहाँ पे हिडन होगा, ये सब चीजें दिखेंगी। जिसके ऊपर अभी डाउ प्रपोजल जो आया था कि बर्निंग का जो वो क्या कहते हैं रेट है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जो फोमो वॉलेट में कुछ चीजें आती हैं, और बाकी मतलब आपका 1% तक जो बर्न होता है उस रेट को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पास जो हमारे पास प्रपोजल आए थे 07, 06, 05, इसमें इसके डिटेल दिए हुए हैं। और अगर आपको ज्यादा अच्छे से देखना है नॉन टेक्निकल वे में, तो आप ओरिजिन के ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पे जा सकते हैं। वहां पास इन्होंने खुद ही बताया था कि ये प्रपोजल इनका एग्जीक्यूट हो चुका है, और कल इन्होंने डाई वाला प्रपोजल एग्जीक्यूट हुआ, और सेकंड जो ऑडिट हुआ वो भी चीजें दिख गई यहाँ पर। ऑडिट रिपोर्ट को भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ओपन कर लेते हैं। खैर, अब जो यहाँ पास आप कोड देख पा रहे हैं, ये वो कोड्स हैं जो डिप्लॉय हुए हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अभी डिप्लॉय नहीं हुए हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट से पहले प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कैसा हुआ, अगर एज अ टेक्निकल देखना चाहें तो आप रिपोजिटरी में जाते हैं गिटहब के, और ये ओरिजिन का ऑफिशियल है। यहाँ पास अगर मैं ओरिजिन कोर को ओपन करता हूँ, देखिएगा आपके सामने डेटा, तो यहाँ पास ERC-20 का मतलब होता है इथीरियम पे बेस्ड क्या कहते हैं आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया है। क्योंकि हम सभी बोलते हैं पॉलीगॉन पे डेवलप है, तो पॉलीगॉन एक्चुअली में इथीरियम का लेयर 2 है, साइड चेन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन को काफी फास्ट करता है। लेकिन एक्चुअली पॉलीगॉन भी तो इथीरियम पे ही डेवलप्ड है, और ये एक ईवीएम है, इथेरियम वर्चुअल मशीन जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, जिसमें क्या कहते हैं इथेरियम के कंपैटिबल कोड रन हो जाएंगे। तो LGNS टेक्निकली डेवलप हुआ है आपका डायरेक्ट वे में पॉलीगॉन के ऊपर, लेकिन अगर हम इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा मिडिल को हटाते हैं, मिडिल मैन को, मतलब कि पॉलीगॉन को, तो एक्चुअली में ये भी इथेरियम के ऊपर डेवलप हुआ है। तो इथेरियम का फ्यूचर लंबा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इथेरियम के ऊपर डेवलप प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में कुछ बात तो होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पास आपको ये एक कोड दिखेगा ट्रेजरी का, जो हम बार बार ट्रेजरी ट्रेजरी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये है ट्रेजरी का कोड। अब इसमें मैकेनिज्म दिया हुआ है कि एक्चुअली में ट्रेजरी किस तरीके से फंड को मैनेज करती है, चाहे वो टरबाइन का मैकेनिज्म हो, वो चाहे वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे बॉन्ड का मैकेनिज्म हो, चाहे बाकी चीजें हैं। यहाँ से आपको एक्चुअल डेटा दिखेगी। आप इन सब चीजों को जब आप क्या कहते हैं थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं, और आजकल तो एक से एक AI के टूल हैं, तब आपको विजन समझ आता है किसी प्रोजेक्ट का। अभी मैं आगे और आऊंगा। ये मैंने आप लोग को लिंक दिखाया कि ओरिजिन ने इस चीज को भी ओपन सोर्स करके रखा हुआ है, ऐसा कुछ हिडन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पास। तो ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा था, ये बर्निंग का कोड था, जो प्रपोजल आने के बाद बर्निंग मैकेनिज्म फास्ट हुए हैं। तो और जो बाकी चीजें मैंने आपको दिखाया कि उसके रिपोजिटरी के थ्रू देख सकते हैं। अब हम अगर सर्टिक के रिपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पास ऑडिट रिपोर्ट है। एक मिनट, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर
और यहाँ पास कुछ मेजर इशू ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जिन प्रोजेक्टों में उतनी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं ध्यान से। एक मिनट, पॉलीगॉन जी। अगर आप इसी कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो यहाँ पास फाइल्स कितने दिख रहे हैं? वन, मतलब कि 5 फाइल दिख रहे हैं। ओरिजिन विथ लॉटरी, ये पहला फाइल है। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल डॉट एसओएल। एसओएल मतलब होता है सॉलिडिटी लैंग्वेज में बना हुआ ये प्रोग्राम है, इसलिए जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉक्स होता है, डॉक्स होता है, पीपीटी के लिए डॉट पीपीटी होता है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के फील्ड में अगर वो सॉलिडिटी में है तो डॉट एसओएल होता है। तो ये सब आपको फाइल दिख रहे हैं। अभी इस फाइल में होते क्या है कि बहुत सारे ये जो मैं आपको ये दिखा रहा था फंक्शन, अब ये सब बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ये मॉड्यूल आपस में इंटरलिंक होते हैं और ये कॉल होते हैं। कॉल होते हैं मतलब कैसे कॉल? ये इंटरफेस के थ्रू कॉल होगा या फंक्शंस के थ्रू कॉल होगा। अब जब ये सब चीजें कॉल होते हैं तो एक एक फाइल दूसरे फाइल से भी इंटरेक्ट करता है। और अगर मैं इसको बहुत ही ये आसान भाषा में समझाऊं तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी इंटरेक्ट करता है। अब अगर आप सटीक की रिपोर्ट को देखते हैं और आप जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, थाईलैंड गए हुए हैं, थाईलैंड बाकी जाके भी आ चुके हैं, क्योंकि ये उनको इनसाइट की भी कुछ न्यूज होती है। मैं तो जो भी चीजें हैं जो मेरे पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैं उनके आधार पे स्टडी करके चीजें बता रहा हूँ, जो कि मैं मानता हूँ सबसे ऑथेंटिक है, क्योंकि रिपोर्ट ऑथेंटिक है जो ओरिजिन ने सबमिट किया है, ओरिजिन का कोड ओरिजिन ने सबमिट किया है, पॉलीगॉन पे डेटा ओरिजिन ने सबमिट किया है, और ओरिजिन का जो ट्विटर है, मैं इनको ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ। वो तो इसके आधार पे मैं जो चीजों को समझ पाया हूँ, स्टडी कर पाया हूँ, उन जितने चीजों को डिकोड कर पाया हूँ, उसके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, कॉल होते हैं। तो ओरिजिन के कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी डिप्लॉय ही नहीं हुए हैं। तो जब तक पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हुए हैं, जो मतलब कि ये ऑडिट का रिपोर्ट है, ये भी पूरी तरह से आपको नहीं दिखेंगे प्रॉपर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो नहीं है। तो ये अनुमान लगाया जाता है, इस तरह की जो टॉप लेवल की एजेंसीज होती हैं, सटीक हो या आर्मर हो, ये आर्मर लैब हो या सटीक लैब हो, इनका कि ऐसा कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ इश्यूज हो, ये सब चीजें हों। तो इसलिए वो चीजों को वार्निंग के रूप में दिखा देती है। ये थोड़ा सा इसी तरह से हो सकता है कि आपके बॉडी में 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन आपके बॉडी में 9.95 ग्राम है, तो वार्निंग दिखा दी। लेकिन चलिए मान लेता हूं कि थोड़ा देर के लिए गलत नहीं दिखा रही है, ठीक दिखा रही है। या तो मैं एक चीज पूछूंगा, अगर आप, जो मैं कई बार देखा हूं, लोग इसको थोड़ा सा ना गलत इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पास कहीं पास ना प्रोजेक्ट एज दिखाता है। याद है क्या किसी को प्रोजेक्ट एज के बारे में? कोई कमेंट में लिखेंगे ये प्रोजेक्ट एज के बारे में। तो अब प्रोजेक्ट एज का मतलब लोग बोल देते हैं कि ये 13 साल तक चलेगा, ये 10 साल तक चलेगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या है, और अभी इसका प्रूफ कुछ लीडर्स ने खुद दिया, मतलब वीडियो के माध्यम से, जब वो थाईलैंड गए थे। इसका अर्थ ये है कि ये 10-12 साल से डेवलपमेंट फेज में थे। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन लोगों का 10 साल का गहन अध्ययन लगा है। 10 साल में मिनिमम बता रहा हूँ, 12 साल भी होगा बहुत इजी वे में, बहुत आसानी में 12 से 13 साल, क्योंकि यहाँ पे डेटा दिखा रहा है और वो बता रहा है कि इनका ट्विटर हैंडल 13 साल पहले एक्टिव हुआ, फिर उसके बाद इनकी रिपोजिटरी इस समय में एक्टिव हुई। तो मतलब उस समय से ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस लेवल की इंजीनियरिंग करने में कोई रातों रात नहीं बना पाएगा इस तरह की इंजीनियरिंग, क्योंकि आपके पास 1.5 साल में $2.5 बिलियन का फंड आ जाता है, 350 के ऊपर की लिक्विडिटी चली जाती है। और अभी तक तो मैं ऐसा देखा नहीं, अगर किसी ने ऐसा कि अपने आप, कुछ लोग जैसे बोलते थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फंड अपने आप निकल जा रहा है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, पब्लिक लेजर में है। वो फंड, वो मुझे एड्रेस दिखाएं जहां से फंड यहाँ से वहां गया। जैसे कुछ समय पहले तक इस तरह के अफवाहें प्रचलन में थे कि नहीं, डार्क नेट से निकल जा रहा है, ये सब चीजें चल जा रहा है। मेरे पास कुछ लोग थे, मैंने उनको अपना लैपटॉप दिया, बोला कि प्लीज ओपन द डार्क नेट एंड जस्ट ट्राई टू शो मी वेयर द एक्चुअली फंड हैज बीन ट्रांसफॉर्म वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस, बट दे डिडंट शो एनी काइंड ऑफ प्रूफ। सो बिना प्रूफ के कुछ बात हवा में कह देना तो फिर बेईमानी है ना, बेईमानी करना नहीं चाहिए उस तरीके से। तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि ये फंड को इधर से उधर कर रहे हैं। अब सिंपल सा बात है, अगर इनको ऐसा करना ही होता तो
ये 12 और 10 साल का कोड पे मेहनत करेंगे इतना। हाँ, और अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए अगर ये करना कर सकते हैं, चलिए स्कैम ही करना था इनको, तो ये 2.5 बिलियन तक क्यों रुकेंगे? अरे मिलियंस में बहुत सारे, ये जो आपको यहाँ पास डेटा दिख रहा है 24 मिलियन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है आपके पास। कॉइन मार्केट कैप में आप ऐसे ऐसे कॉइन्स देखेंगे जिनका मार्केट कैप 5 साल में भी इतना नहीं पहुंच पाता, जिसका इतना क्या कहते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो ये रुके क्यों रहेंगे? जरूर इनका कुछ विजन बड़ा होगा होगा। और 100% देखिए दुनिया, मैं ये नहीं बोलता हूँ दिस प्रोजेक्ट इज 100% करेंट, एज पर माई स्टडी मैं जो कर रहा हूँ वो चीजों को बता रहा हूँ। 100% प्रूफ कुछ नहीं होता है, बट जीवन में हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। हेयर आप 1 रुपए लगा के 10 रुपए 20 रुपए कमा सकते हैं, और चलिए मान लेता हूं एकदम हाइपोथेटिकल बात कि आपका 1 रुपया डूब सकता है, तो आपका 1 रुपया ही डूब रहा है ना, और 10 रुपए आ रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो 1:10 है मिनिमम। और अगर 1 रुपया भी बात करें तो यू हैव एबिलिटी, वेन एवर यू वांट यू कैन जस्ट कन्वर्ट योर फंड, यू कैन स्वैप योर फंड, यू जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट योर वट एवर द फंड इनटू द डाई, और आप डाई को क्या कहते हैं बाइनेंस पे बेचिए, कच्चे में बेचिए, पक्के में बेचिए, दैट इज अप टू यू। तो इस तरह की लिक्विडिटी और उसके तो वो जो रिस्क है वो रिस्क तो काफी कम हो जाता है ना। और इसके बाद भी अगर नहीं कर सकते हैं तो आप एलन मस्क की जीवनी पढ़ें। जब उसने कंपनी बनाई आपका क्या कहते हैं स्पेस एक्स, जब वो बनाने का बाद टेस्ला तो चलिए कर रहा था, तो किराए के मकान है, बाकी उसने एसेट बेच दिया और एकदम जीरो से स्टार्ट किया। बोले कि उसके पास कुछ फंड नहीं था, बोला कि नहीं मैं इस तरह की चीज डेवलप करूंगा, मतलब 100% उस व्यक्ति ने रिस्क लिया। और आज स्पेस एक्स इस तरह की ये क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है, रॉकेट टेक्नोलॉजी, जिसका सही में बात कहा जाए तो ना तो नासा के पास प्रॉपर आंसर है, ना तो अभी इसरो के पास प्रॉपर आंसर है। वी आर कोलैबोरेटिंग विथ दीज 3 स्पेस एजेंसीज, नासा, इसरो एंड क्या कहते हैं स्पेस एक्स। और न्यूरालिंक भी डेवलप कर रहा है, न्यूरालिंक भी अभी तक किसी के पास नहीं है। तो जीवन में अगर आप रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। और कैलकुलेटेड रिस्क कितना हो सकता है? आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया में आप चलिए 20 रुपए का रिस्क लीजिए, 30 रुपए का रिस्क ले, 70-80 रुपए आप बचा के रखिए अपने सर्वाइवल के लिए, अपने परिवार के लिए। कि अगर एक बात है कि अगर डूब भी गया तो चलिए आपके पास 70 रुपए 60 रुपए सर्वाइवल के लिए है। और लेकिन अगर आपका बन गया तो आपका 10 रुपए 20 रुपए का जो आप रिस्क है, अगर आप सही तरह से स्टडी से लेते हैं तो 20 रुपए तो 200 रुपए बन रहा है यहाँ पास। तो रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिवॉर्ड, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी मार्केट। अब वो चाहे क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा बता देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक्चुअली आज लोगों को समझ में आ रहा है कि मनी गेन प्लान क्या होते हैं और ओरिजिन क्या है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ शशि भाई कि आप लोगों को बता पा रहे हैं कि इसका बेस क्या है, इसका बेसिक क्या है, और हमारे लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास में है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब इधर उधर की हम बातें करते हैं। आप अगर खुद इसके ओरिजिन के आप क्या कहते हैं होम पेज पे जाएं, चलिए होम पेज पे ही आज हम जाते हैं। होम पेज के ये सब डेटा आप पढ़ते हैं, कभी इसको डीप में स्टडी करने का प्रयास करिएगा। आप यहाँ पास कुछ चीजें, आपको 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पास चीजें देखिए, एक थोड़ा सा विजन है। देखिए यहाँ पास बेस्ड ऑन द जीके सिंक, अब जीके सिंक एक नई तरह की कॉन्सेप्ट होती है, जीरो नॉलेज प्रूफ, ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। ये जो बोल रहे हैं जीके मतलब हमारे पास रैंक इज अ क्रिप्टो प्रूफ टेक्नोलॉजी दैट कैन हाइड important blockchain transaction data and ensure that sensitive information such as sender, receiver, amount, etc. In transaction will not be publicly exposed. Suppose अभी जैसे कि मान लेते हैं कि एक थोड़ा हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन चलिए अब तो ये है कि इंडिया और रसिया अभी एक मान लेते हैं S-500 की डील करने जा रहे हैं। और उसमें जो फंड का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डॉलर ही बेसिकली इंटरनेशनल करेंसी है। और यूएसए ने क्या किया है, स्विफ्ट कोड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, और यूएसए ने रसिया के लिए वो चीज बंद करके रखी हुई है। अब दिक्कत ये होता है कि भारत अगर पेमेंट करे S-500 के लिए, S-400 के लिए, तो उसको पेमेंट किस में करे? क्योंकि हम रसिया से चीजें खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम है। तो अब हम उसको रुपीस ज्यादा दे दें तो रसिया ही बोलेगा कि इतने रुपीस का मैं क्या करूं।
मेरे पास तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा रुपीस का, और हमारे लिए तो काम बन जाएगा लेकिन रसिया के लिए दिक्कत होगा, और ये डील दोनों के बीच नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल बात, फ्यूचर में कभी ऐसा हो गया, मान लेते हैं कि एक काम करिए, सीक्रेट डील करते हैं, फंड को क्रिप्टो के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, और वो फंड जो होगा मतलब स्टेबल कॉइन ए के थ्रू होगा। स्टेबल कॉइन ए जो है वो डाई से बैक्ड है, और डाई जो है यूएसडीटी से बैक्ड है। तो बेसिकली ए, अपार्ट फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स द स्विफ्ट कोड, यू आर एक्चुअली डूइंग द पेमेंट with the help of USDT, और USDT is backed by the US डॉलर। और हम नहीं चाहते कि ये जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन जो है यूएसए को पता चल सके। तो ट्रांजेक्शन काफी प्राइवेट होना चाहिए, और चूंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो अगर ये प्रॉपर तरीके से मतलब कि अगर हिडन रहता है तो कोई भी एजेंसी नहीं ट्रैक कर पाएगी आसानी से। तो यहाँ पर से जो डेटा लिखा गया है, इसको आप फिर से पढ़िए, जो मैं बात बोला अभी की, that can hide important blockchain transaction data and ensure that sensitive information such as sender, receiver, amount, etc. Will not be publicly exposed। ट्रांजेक्शन हो भी जाएगा और पब्लिकली एक्सपोर्ट भी नहीं होंगे। अब इसके मेरिट डिमेरिट दोनों हो सकते हैं, हो सकता है टेररिज्म फंड के लिए उपयोग कर दिया जाए, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पास एक और अच्छा बात इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट डेटा को ये क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, और मनी लॉन्ड्रिंग की चीज नहीं करेंगे। और ये जानकारी ये ना ओरिजिन के लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया था। वो डेटा मुझे पुराना खोजना पड़ेगा, मैंने पढ़ा था, वो आपको बता रहा हूँ। तो ये तो ऐसा सोच रहे हैं ये लोग कि जो स्टेबल क्वाइन का स्पेस है, जिसमें यूएसडीटी एक छत्र राज्य अभी बना के रखा हुआ है, फिर उसके बाद यूएसडीटी के बाद यूएसडीसी आ गया, डाई आ गया, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी 10 साल 12 साल का हमने मेहनत किया है, और हम क्या कहते हैं, डिजिटल क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन, जो कि ओरिजिन का कॉन्सेप्ट वहां पास ले जाना चाहते हैं, जहां पास लोग अपने संप्रभुता को अच्छे समझ पाए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द सोवर्निटी, इसको समझ पाए। तो इन जो इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, अगर इन लोग को स्कैम ही करना होता तो इतनी चीजों को करने की क्या हो सकती थी। थिंक लॉजिकली, मैं सोचता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, चीजें हो जाती हैं, लेकिन इतना फिर मेहनत करने की क्या हो सकता है, क्योंकि डेवलपर्स जो होंगे, इनको सारी आईडीज तो डेवलपर्स के नीचे लगे होंगे, और पर ट्रांजेक्शन पे उनको 0.9 का जा रहा होगा। मतलब डेवलपर्स तो पर डे 10 से 20 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे, तो क्या जरूरत था उनको। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, स्कैम करने से बेटर अगर ये प्रोजेक्ट को आगे ले जाते रहे तो इनको ज्यादा फायदा होगा। तो ये चीजें क्यों करेंगे फिर। इसके बाद यहाँ पास आप देखते हैं प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट बनाने का बात हो रहा है, हार्डवेयर वॉलेट का बात हो रहा है, प्राइवेसी ट्रांसफर का बात हो रहा है, क्रॉस चेन जो कि अभी बार बार ज्वलंत मुद्दा है कि ये जल्दी आ जाएगा। फिर एक्सचेंज का बात हो रहा है, जो कि अभी क्विकसेप पे डिप्लॉयड है, स्टेबल कॉइन ए पे तो काम हो ही रहा है, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेसी टोकन, जीके सिंक 20, जीआरसी 20 जिसको हम बोल रहे हैं। मतलब इतना मेहनत करने की क्या हो सकता है इनको, अगर ये यही सब चीज स्कैम ही करना होगा। तो देखिए, बढ़े मतलब पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन इवॉल्व तो हो रहे हैं ना। जैसे कि इथेरियम भी कई सालों तक अंडर वैल्यूड रहा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, आज अचानक से क्या हुआ, कुछ समय बाद आप देख रहे हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इथेरियम आपका, मेरे को लग रहा है कि अभी तो हाल फिलहाल में, मतलब कुछ दिनों में या महीनों में ही ये $5,000 को क्रॉस कर देगा, $10,000 तक भी जा सकता है आसानी से। और ओरिजिन का बात करूं तो वीजा वाला बात चल रहा है, ये सब जो बातें चल रही है, क्रॉस चेन वाला चल रहा है, अगर ये सब सही तरीके से हो गया तो ओरिजिन की वैल्यू काफी बढ़ सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लेते हैं स्टेबल भी रहता है, $10 से आपका $20 के बीच स्टेबल भी रहता है, और आप पेशेंस रखते हैं, तो आपका फंड तो भी 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 3 गुना हो रहा है। 2 गुना फंड कहाँ होता है सर इतना आसानी से मार्केट में। हम भी तो मार्केट पे हैं, देख रहे हैं, जहां पे इस लेवल का ट्रस्ट भी है, वो 1% देना, 2% देना, कुछ पता नहीं चलता है वो प्रोजेक्ट कब चले गए, कब आए, कब चले गए, उस तरह के प्रोजेक्ट। कम से कम यहाँ पास तो आपका फंड आपके पास है ना। तो इस लेवल का ट्रस्ट अगर है तो क्या हमको रिस्क लेना चाहिए। देखिए, फंड आपका है, आई एम नॉट द फाइनेंशियल एडवाइजर, और आई कैन एंड डू रिसर्च फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए करता हूँ, उसके आधार पे मैं डिसीजन लेता हूँ। डिसीजन मेकिंग हमेशा आपका होना चाहिए, और आप ही को डिसीजन लेना चाहिए। ये तरीके हैं, अगर मैं केवल इसका बात करूं, और भी आप बहुत तरीके हैं। आप
ओरिजिन को ओपन करें, आपके पास ओरिजिन वर्ल्ड का आपके सामने वेबसाइट ओपन हो, देखिए नया इन्होंने डेवलप किया है, लोन मैकेनिज्म इन्होंने ले आया है, जहां पास आप क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बेसिस पे लोन ले सकते हैं। किसी और दिन ये सब चीजों को अगर समय मिलेगा तो बता दूंगा मैं, स्वैप कर सकते हैं। इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने चीजों को डेवलप किया है, तो जरूरत क्या है इनको फिर ये सब चीजों करने का, अगर इनको ये सब स्कैम ही करना है। मेटावर्स में जाने वाले हैं, अभी अवेकन चल रहा है, अवेक चल रहा है, उसके बाद आपके पास इटर्नल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, तो जरूरत क्या है। अब इन सभी चीजों को देख सकते हैं आप, अवेकन स्टेज, द इटर्नल स्टेज, द वेरी फर्स्ट स्टेज। अब ये सब चीजों पे जब इनको जाना है तो क्या इनकी भूख यहीं पे रुक जानी चाहिए? भूख का मतलब मैं बोल रहा हूँ पैसे को लेके नहीं, ज्ञान को लेके, या क्योंकि ये बात बोल रहे हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, डिजिटल सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो अभी तो ये बहुत कम हुआ है। उसका प्रूफ यहाँ पास ही आप देख सकते हैं कि अभी टोटल एलजीएनएस का मार्केट कैप 2.5 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा है, और अगर हम स्टेबल कॉइन ए का मार्केट कैप देखें, जो मिंट में हम जाके देख सकते हैं, तो ये भी अभी 30 मिलियन से ज्यादा नहीं हुआ, 30 मिलियन हुआ या 3 मिलियन हुआ है। डेटा आप एग्जैक्ट देख लेंगे, याद नहीं है मुझे। और यहाँ पास अगर हम यूएसडीटी का मार्केट कैप देखें तो आपको दिखाया ही था मैं, यूएसडीटी का मार्केट कैप आपका 168 बिलियन डॉलर है। मतलब एलजीएनएस के कंपेयर में तो अभी वो मतलब कि 100 गुना से भी मतलब अब आपका कितना, हाँ मतलब काफी ज्यादा है, लगभग कितना 168 ही था सर, 0.5, लगभग क्या कहते हैं 67 टाइम्स है। तो इनके पास भी तो टेक्नोलॉजी है। और एक और अच्छा बात बता रहा हूँ, जिस हिसाब से वर्ल्ड अभी मल्टीपोलर हो रहा है और यूएसए बार बार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, ये सब चीजें जो कर रहे हैं, तो ब्रिक्स मजबूर हो जाएगा कि वो अपनी करेंसी लाए। और जब ब्रिक्स मजबूर होगा और करेंसी लाए, क्या पता भविष्य में ये इथीरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपको ब्रिक्स की करेंसी दिख जाए। ये भी तो हो सकता है कि ब्रिक्स की करेंसी आ गई जो कि इथीरियम के, क्योंकि यूएसए का कंट्रोल इन दोनों के ऊपर नहीं है, ना तो इथीरियम के ऊपर है, ना तो बिटकॉइन के ऊपर है, ना तो पॉलीगॉन के ऊपर है। और जब ओरिजिन कई बार अपने पोस्ट में लिख चुकी है, आप देखना चाहेंगे तो ओरिजिन के आप पोस्ट नीचे का निकालेगा, वीडियोस हैं जिन्होंने, जिसमें उन्होंने डी डॉलराइजेशन की भी बात की है कि एक प्रभुत्व ना हो। क्योंकि देखिए हम बचपन में थे तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। So literally US have a very good science, they are very good in a science and technology, they do research in a proper manner, but अगर उनके पीछे उनकी मंशा ये है कि नहीं हम तो हमेशा राज करेंगे, हम तो हमेशा दबा के रखेंगे, तो ये तो गलत है। तो कोई ना कोई तो चुनौती देगा ही, चाइना दे रहा है, कल को रसिया दे रहा है, इंडिया भी देगा ये चुनौती। और कल को उस तरह के ब्रिक्स अगर ये डेवलप करें, और ये जो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र मिला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, इसको यूज कर लें, क्या पता अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी काफी आ सकते हैं या डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी आ सकते हैं, उस कम्युनिटी में ओरिजिन भी हो सकता है। तो ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि हम भी तो इस स्पेस में बढ़ सकते हैं। अभी तो हम 100 गुना पीछे हैं अगर हम यूएसडीटी से कंपेयर करें, इन सभी चीज से कंपेयर करें। ये सब चीजों को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो लॉन्ग विजन पे ही चलना चाहिए। प्रोजेक्ट इतना जल्दी कैसे मतलब कुछ भी हो सकता है। प्लस कंपाउंडिंग दे रहा है, 2 गुना भी कंपाउंडिंग दे रहा है, तो काफी बड़ा कंपाउंडिंग है। इस तरीके से क्या होता है, मनुष्य का लालच बढ़ जाता है। ओरिजिन से पहले इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं देखे हुए थे तो लोग को लगता था बहुत पैसा, अब ओरिजिन हो गया तो लोगों का लालच बढ़ जाता है और लोग अपने धरातल को छोड़ देते हैं। धरातल को कभी नहीं भूलना चाहिए और रिस्क कैलकुलेशन हमेशा अपने स्तर पे करते रहना चाहिए, उसके आधार पे प्रिडिक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें स्टडी करने के लिए एक मीटिंग में तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहीं से अपने शब्दों को समाप्त करूंगा, फिर अगर समय होगा तो क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना पेशेंसली मुझे सुना। थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग।